बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ी खबर और वो यही है कि पूरा पाकिस्तान जो है उसकी नज़रें इस बात पे हैं कि ये जो आइनी तरमीम हुकूमत करना चाह रही है या आईने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करना चाह रही है और आइनी अदालत के नाम के ऊपर एक गैर आइनी काम करने जा रही है, क्या वो ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बड़ी तसल्ली से मैंने तमाम रिकॉर्ड अभी इकट्ठा किया है और उसकी रोशनी में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत इस वक्त दो ऑप्शंस पे काम कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दो ऑप्शंस पे काम कर रही है। यानी मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि बिल्कुल इस वक्त आमने सामने आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। अब ये उस फाइनल राउंड के अंदर दोनों का मुकाबला एक बात के ऊपर है। अगर तो आइनी तरमीम करवा लेती है तो हुकूमत को एक कामयाबी मिल जाएगी और हुकूमत तूल दे सकेगी अपने इक़्तिदार को कुछ अरसे के लिए, क्योंकि पब्लिक तो बहुत नाराज़ है। किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है और उसके नतीजे में हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत दो चीज़ों पे काम कर रही है कि ये वक्त कैसे गुजारा जाए। उसमें जो दो ऑप्शन है हुकूमत के वो भी आपको बताता हूँ। जो दो ऑप्शन हैं अपोजिशन के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत पहला ऑप्शन जो है वो ये कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किसी भी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। यानी आइनी तरमीम के ऊपर अगर ज़्यादा चीज़ों पर नहीं मानते तो कम से कम जितना मिल जाए, जो मिल जाए उतना तो हासिल किया जाए ना। कुछ ऐसा कर लिया जाए जिसकी मौजूदगी में हुकूमत को कुछ रिलीफ मिल जाए और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कुछ ना कुछ मिल जाए। अब फजलुर रहमान साहब ये जानते हैं कि इस हुकूमत से कुछ लेने का मतलब ये है कि गले के अंदर एक मुसीबत का तौक डाल लेना और अगले इलेक्शन में भी अवाम की मुखालफत मोल ले लेना। लेकिन बीच का रास्ता निकालने के लिए तो फजलुर रहमान साहब ने कभी इस तरह से इनकार नहीं किया कि मैं कभी नहीं करूंगा। वो ये कहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे एतराज़ात हैं, ये तरमीम के जो कागजात हैं या मुसव्वदा है इसको हम नहीं मानते और जो चीज़ें करने चाह रहे हैं वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन हुकूमत बीच का रास्ता निकालना चाहती है, जैसा कि आइनी अदालत। अब ये आइनी अदालत क्या है, ज़रा पहले ऑप्शन पर मैंने बात की है कि हुकूमत फजलुर रहमान साहब के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। तो फजलुर रहमान साहब के ऊपर आपको इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि आप उन पर यकीन नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कोई भी फैसला कर सकते हैं। अब ये जो बीच का रास्ता है इसमें आइनी अदालत उनकी शर्त है। आइनी अदालत क्या है, जरा थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे तो बाकी चीजें समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आइनी अदालत ऐसे है कि एक ऐसी अदालत बनाई जाए जिसका एक नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उस अदालत का, और वो जो चीफ जस्टिस होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के भी ऊपर चला जाएगा और उसके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल की उम्र तक होगी। यानी कादी फ़ायद ईसा साहब को भी दोबारा उस सीट पे बिठाया जा सकता है और हो सकता है अगर सब ये कहें कि रिटायर्ड जज नहीं लगेगा तो कहेंगे ठीक है नहीं लगेगा, लेकिन उम्र की हद हम 68 साल करने जा रहे हैं इस मखसूस अदालत के लिए, आइनी अदालत के लिए, क्योंकि आइनी केसेज हैं, बड़े तजर्बे चाहिए ये वो। तो ऐसे कहकर ये कह देंगे कि 68 साल की उम्र की हद कर दें। अब ये करेंगे क्या कि ये कादी फ़ायद ईसा साहब को 1 या 2 दिन पहले वहां से जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि जैसे ही वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी फिर वो रिटायर हो जाएंगे ना। लेकिन अगर वो रिटायर नहीं होते, उनकी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनको एक दूसरी अदालत में भेज दिया जाता है जिसमें उम्र की हद बढ़ के 68 साल हो जाती है, तो फिर तो वो वहीं पे रहेंगे 3 साल के लिए। तो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। देखिए हुकूमत ने ऐसा ही किया था जब इनकी 2023 में हुकूमत ख़त्म हो गई थी अगस्त में, तो इन्होंने हुकूमत ख़त्म होने से 2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दी थी। और वो इसलिए तोड़ी थी क्योंकि अगर असम्बलियाँ तोड़ दें तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होते हैं और अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। तो ये इलेक्शन से भाग रहे थे तो इन्होंने 1-2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दी। तो इसी तरह कादी साहब को भी 1-2 दिन पहले जो है वो उनको चुन कर, क्योंकि 3 जजों में से चुनना है, टॉप 3 जजेस में से वो कहते हैं जी हम चुनेंगे, तो 3 में से जो एक चुना जाएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर को तो वहाँ ले जाने वाले नहीं है वो, ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वहाँ ले जाने वाले हैं, तो कादी फ़ायद ईसा साहब भी चुने जाएंगे। तो कादी फ़ायद ईसा साहब को वो वहां अगर ले जाते हैं तो फिर वो 3 साल तक वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो जजेस होंगे ना वो चारों हाई कोर्ट से आएंगे, यानी पेशावर से, कराची से, कोयटा से और लाहौर से। अब ये 4 हाई कोर्ट से 4 जजेस आएंगे और ये एक आइनी अदालत बन जाएगी। ओवरऑल अगर आप ये देखें तो इसके अंदर चारों जजेस की काबिलियत, 5 में से 4 जजेस जो हैं वो बड़े लो कैटेगरी के होंगे एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नीचे चली जाएगी आइनी अदालत से। सारे इख्तियारात तो उसके पास चले जाएंगे, सारी ताकत तो उसके पास चली जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो बराए नाम ही रह जाएगी।
तो ऐसी सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 के करीब ऐसे जजेस हैं जिनके लिए काम करना मुमकिन नहीं रहेगा और फिर वो शायद काम नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि जजेस इस्तीफे दे देंगे और एक बहरान पैदा हो जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर वकला को इस बात का एहसास हो जाएगा कि अदलिया का सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया है और फिर वकला की तहरीक को कोई भी चलने से, खड़े होने से और आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तो जनाब ये बहरान है जिसकी तरफ ये जा सकते हैं। ये एक्चुअली आईनी अदालत ये है, इसको गैर आईनी अदालत कहें तो फिर आप ठीक ही है। यानी एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। और जवाब क्या दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अगर आप स्टेटमेंट देखें, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का टाइम बहुत ज़ाया होता है। 90% जो टाइम है ना सुप्रीम कोर्ट का वो आईनी केसों में लग जाता है। अगर आप परसेंटेज उठाकर देखें ना, जो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम करते हैं, रिपोर्टर्स वहाँ जाते हैं, जो वहाँ का अमला है, जो लॉयर्स वहाँ जाते हैं, उन्हें कहेंगे जी डाटा निकालें। जब डाटा निकालेंगे तो पता चलेगा ये 5% भी नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का ज्यादातर टाइम आईनी केसेस में नहीं गुजरता। ये बिलावल ने पता नहीं कहां से डाटा ले लिया है, वो 90% कह रहे हैं। अब जैसे बिलावल मजबूर है, उनका डाटा भी लगता है मजबूर है और वो मॉडिफाई हो गया बिलावल की तरह। तो 90% केसेस नहीं होते, बहुत थोड़े से केसेस होते हैं जो आईनी होते हैं। एक्चुअली आपको ज्यादा इसलिए लगते हैं कि वो ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। जब आईनी मामलात अदालत में जाते हैं तो वो रिपोर्ट होते हैं। यानी आप देखें हफ्ते के अंदर 3, 4, 5 घंटे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन वो एक अदालत में। बाकी अदालतें रूटीन में अपना काम कर रही होती हैं लेकिन उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं करता। इसी तरह बाकी दिनों के अंदर अदालतें रूटीन में अपना काम कर रही होती हैं लेकिन उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं करता। यानी मैं अदालतों में जाता रहा हूं, वहां पे दर्जनों केसेस के बाद कोई एक आधा केस आता है जो सहाफियों की दिलचस्पी का होता है। यानी 2, 4, 5 दर्जन केसेस के बाद कोई 1-2 केसेस ऐसे आते हैं जिसकी खबरें आप बनाकर टीवी पे लगा सकते हैं। तो वो आईनी नौयत के मामलात या मीडिया की नौयत के मामलात वो बहुत थोड़े होते हैं। ये इन्होंने एक बिला वजह एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गलत डाटा दिया है, इन्हें अपने डाटा की तस्हीह करनी चाहिए। एक ऑप्शन हुकूमत का जी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और दूसरा ऑप्शन जिसपे उनको हर हाल में काम करना है वो ऑप्शन है कि जो 63A है आइन का आर्टिकल, जिसके तहत कोई भी रुकन अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डाल ही नहीं सकता। डालेगा तो काउंट नहीं होगा और उसकी सीट भी चली जाएगी। यानी ये ऐसा जुर्म है जो वो कर ही नहीं सकता। सीट भी गई और वोट गिना भी नहीं गया, फायदा भी कोई नहीं हुआ। तो इसी बुनियाद पे हमजा शहबाज की हुकूमत भी पंजाब में खत्म हुई थी 2022 में। इसके ऊपर जो है वो कादी फायद ईसा साहब ने एक बेंच बना दिया है 30 सितंबर के लिए। अब हुकूमत की सारी उम्मीद यह है कि इस आइन की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नए सिरे से नए अंदाज में इस हुकूमत की मर्जी के मुताबिक कर ले, और जो फ्लोर क्रॉसिंग है या जिसे आप हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, यानी बंदों की खरीदो फरोख्त या फ्लोर क्रॉसिंग, ये 2 नंबरी का रास्ता खोल लिया जाए। यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ अडियां चुक चुक के देख रही है, और देख क्या रही है कि किसी तरह से आप हमें फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे देना तो हम आईने पाकिस्तान में तरमीम करके पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम ले आए। ये है जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। तो ये 2 चीजें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के पास जो इस वक्त टोटल वोट है 214 है। एक पीपल्स पार्टी की खातून को दी गई है सीट, गुरगी साहबा को, वो जब हलफ उठा लेंगी तो 215 हो जाएंगे। एक छीनने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक सीट, और अभी तक तो वो नहीं छीनेगी तो 215 इनके पास है। स्पीकर जो है वो आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकता। इसी तरह जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी, वो भी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकते। इसमें कानून बड़ा वाजे है, और मैंने आज अहमद वड़ाइज साहब से और 1-2 और जो जर्नलिस्ट हैं जो पार्लियामेंट को जाके कवर करते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने तमाम हवाले देकर मुझे बताया कि नहीं, ये वोट नहीं डाल सकता। तो अब इनके पास जो वोट रह जाएंगे वो 214 है। 214 वोट इनके पास है तो 10 इनके पास कम है, और अगर इनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब मिल जाते हैं तो भी ये 222 पे पहुंचेंगे, इनके पास फिर भी 2 कम है। तो यहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हर हाल में अपने MNAs को बचाना है। तो तहरीके इंसाफ 2 कौन से काम कर रही है? नंबर 1, वो अपने सारे MNAs को काबू करने के लिए एक स्ट्रेटजी बना रही है और अपने वोटों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है दोनों केसेस में, कि अगर फजल रहमान साहब जाके हुकूमत के साथ बैठ भी जाते हैं तो इस सूरत में उन्हें अपने MNAs को हर हाल में खींचकर कंट्रोल करके रखना होगा,
और कोशिश करनी होगी कि उनका कोई भी एमएनए या सेनेटर हुकूमत के हक में वोट ना डाले, क्योंकि याद रखिएगा 63A पे अगर कादी फायद ईसा साहब हुकूमत के मुताबिक फैसला दे देते हैं तो तहरीक इंसाफ का हर रुकन इस काबिल हो जाएगा कि वो जाकर आईनी तरमीम में वोट डाल दे, ज्यादा से ज्यादा उसकी सीट जाया होगी, वो जाएगा दोबारा उसको फॉर्म 47 देंगे और फिर उसको असेंबली के अंदर लाकर बिठा देंगे। अब एक शख्सियत ऐसी है सेनेट के अंदर, यानी यहाँ कौमी असेंबली में तो वोट पूरे नहीं हो रहे, मौलाना साहब साथ भी मिल जाए फिर भी वोट पूरे नहीं हो रहे, वो पीटीआई के बंदे तोड़ने पड़ेंगे। अब पीटीआई के जो बंदे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पीटीआई ने स्ट्रेटजी बनाई है और बहुत कम वक्त बचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन एमएनएस के पास जिनके ऊपर अवाम को भी शक है, मीडिया को भी शक है और तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी शक है, और उन्हें बहुत जल्दी ये फैसला लेना पड़ेगा, वरना फिर उनकी और उनके खानदान की सियासत हमेशा के लिए तबाह होने जा रही है। मैं ये फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग डबल गेम कर रहे हैं, जो एमएनएज, मैं कई मरतबा उनके नाम ले चुका हूं, जो एमएनएज तहरीक इंसाफ के साथ डबल गेम कर रहे हैं और दोनों तरफ विकेट के खेलना चाहते हैं इस वक्त, उन सब के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि तहरीक इंसाफ ने अब जो वार्निंग उनके लिए जारी की है उसके ऊपर वो फौरी तौर पर अमल दरामद करें, वरना इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि वो फिर अनाउंस कर देगी उनकी पार्टी कि इस मुश्किल वक्त में ये हुकूमत के साथ खड़े हुए, अवाम के साथ और इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, लिहाजा ये जाने और पब्लिक जाने, और फिर इनकी खानदानी सियासत जो है वो जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा ना, वो तो बढ़ जाएगी और यही इनके साथ होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात यह है कि सेनेट में अगर आप आते हैं तो वहां पर हुकूमत के बाद 58 बंदे हैं और एक बंदा उनका जो है वो चेयरमैन है, 59 है, तो एक चेयरमैन वोट डाल नहीं सकता, तो 58 वोट हैं, 6 वोट उन्हें और चाहिए। फजलुर रहमान साहब के पास 5 वोट हैं, तो फजलुर रहमान साहब अगर 5 वोट दे देते हैं तो फिर भी उनके 63 होते हैं, उनको 1 वोट फिर और चाहिए होगा, और अगर 1 वोट उन्हें और चाहिए तो उन्हें फिर वोट लेना पड़ेगा अख्तर मेंगल साहब की पार्टी से। या मैं आपको एक बंदे का नाम बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबरू हैं, इनके बारे में बहुत सारे रिपोर्टर्स को इस बात का शक है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और ये कारोबारी टाइप की शख्सियत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इन्हें किसी के कहने पे ऑब्लाइज किया हुआ था, लिहाजा सैफुल्ला अबरू साहब के बारे में है कि ये शायद वोट डाल सकते हैं हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के हक में। ये शुबा है और कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी तभी डाल पाएंगे जब 63A के ऊपर काजी फायद ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पुराना फैसला बदल देंगे और आइन की एक नई तशरीह कर देंगे कि फ्लोर क्रॉसिंग आज के बाद जायज है। तो जनाब ये है वो सूरत हाल। इसमें एक चीज और कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब मखसूस नशिस्तें भी है ना, हुकूमत का सारा काम हो जाता है अगर वो मखसूस नशिस्तें वापस लेने में कामयाब हो जाती है हुकूमत, और अगर वो मखसूस नशिस्तें लेती है तो उनकी 2 ताई अक्सरियत हो जाती है, फिर वो फौरन कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन हो जाए और वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी टीम जो है वो कभी भी मखसूस नशिस्तों पे, उन्होंने तो ऐसा लगता है हलफ लिया हुआ है कि हमने किसी और पार्टी की खवातीन को हलफ लेने ही नहीं देना, हमने स्पीकर ने उनको हलफ ही नहीं लेने देना, हम उनको हलफ लेने देंगे ही नहीं, उनका तो ये कहना है। वो हलफ लेंगे तो फिर वहां पे इलेक्शन होगा ना, तो वो सेनेट इलेक्शन वहां का भी रुका हुआ है, तो ये कोशिश करेंगे सेनेट इलेक्शन करवाएं, अपना नंबर पूरा कर लें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 इजलास कर लिए हैं, यानी जब अदालत ये कहती है कि ये सीटें पीडीएम की हैं तो ये 5 मिनट लगाते हैं दे देते हैं, अदालत ये कहती है कि बल्ला छीन लो, 5 मिनट लगाते हैं छीन लेते हैं, लेकिन जब अदालत कहती है नहीं जी बल्ला इनका है तो फिर ये इजलासों पे लग जाते हैं, अपीलों पे लग जाते हैं। जब अदालत ये कहती है कि नहीं जनाब आपने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है, तो यहां पे इलेक्शन कमीशन 6 इजलास कर चुका है और अब कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में हम वापस जाएंगे, हम किसी सूरत इसके ऊपर अमल दरामद तो अभी नजर नहीं आ रहा। और सारे लोग जो बबांगे दो लोग कहते हैं, यानी जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के यानी खुदकार किस्म के आप कह लें या खुद साख्ता किस्म के आप कह लें, जो तर्जुमान बने हुए हैं, वो अपने मुंह से आकर कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, आइन क्या चीज है, अदालती फैसला क्या चीज है, हमने अदालती फैसला देखना है या ये देखना है, बस उनको नहीं दिल कर रहा, वो नहीं मान रहे। यानी इस तरह आके ढिठाई के साथ टीवी चैनल पे, नेशनल टीवी पे बैठ के परवेज मुशर्रफ के दौर में कभी किसी ने इस ढिठाई के साथ ऐसे काम नहीं किए थे जो अब किए जा रहे हैं, और साफ कहा जा रहा है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। वैसे मैं आपको यह बताता हूं कि अदालती फैसले पर ना सिर्फ अमल दरामद करना पड़ेगा बल्कि वो करवा लिया जाएगा। एक और खबर है, वो कनाडा से आई है। कनाडा की असेंबली में एक आवाज उठी है और एक पटिशन पेश की गई है और हुकूमती रुकन की जानिब से पेश की गई है। खातून रुकन ने पाकिस्तानी जो कैनेडियन है उनकी जानिब से एक पटिशन वहां पढ़ के सुनाई और ये पटिशन पेश की गई उनकी असेंबली में।
उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी टर्मोइल है, जो सिचुएशन है, जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, और उन्होंने कैनेडियन हुकूमत से ये अपील की है कि ना पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो किरदार अदा करें, कुछ पाबंदियां लगाएं वो लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान में करप्शन में और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। ये आप याद रखिएगा, कनाडा में अगर ये कोई करारदाद पास होती है या आगे जाके कानून साजी हो जाती है तो फिर ये इससे जुड़े हुए कुछ और मुल्कों में भी होगी, यानी बरतानिया में भी हो जाएगी, ये मामला ऑस्ट्रेलिया में भी चला जाएगा, तो ये दुनिया में फिर ये फैलेगा मामला। और कनाडा से इसका आगाज़ होने जा रहा है कि जो लोग करप्शन का पैसा बाहर ले जाते हैं, या बल्कि उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा इदारों में बैठे हुए लोगों का भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मिलिट्री डिक्टेटर्स का भी उन्होंने कहा कि अगर ये लोग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में और करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं तो फिर कनाडा में इनके रास्ते बंद किए जाएं। और जो आइंदा 5 पटिशन आ रही हैं कनाडा में, जो अपोजिशन लेकर आ रही है, हुकूमत और अपोजिशन इस पे सेम पेज पे है, वो है जनाब इमरान खान की रिहाई की पटिशन आ रही है, दूसरी जुडिशरी की आज़ादी की आ रही है पाकिस्तान में, तीसरी पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के ऊपर आ रही है, चौथा कारकुनों की रिहाई के हवाले से आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई, और पांचवा जो है वो पाकिस्तान में अवामी मैंडेट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से भी एक पटिशन आ रही है। अगर ये 5 पटिशन आती हैं कनाडा में और उसके बाद वो एक कानून साजी करते हैं तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, यानी इसमें टाइम लगेगा लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जो लोग पैसा पाकिस्तान से कमाते हैं, लूटमार करते हैं, या यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके जाके यूरोप में और कनाडा में, अमेरिका में वहाँ छुप जाते हैं, तो उनके लिए ज़रा ज़मीन तंग हो जाएगी। एक चीज़ और होने वाली है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के अंदर, मैं आपको फिर बता देता हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के अंदर, मे भी 5 दिन या 1 हफ्ता भी लग जाए, लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर पाकिस्तान को आने वाला है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, और इसके पीछे जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं। यहां जिन लोगों ने ज्यादा काम किया, अली डोगर साहब हैं, ताबिश तौफीक साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं पाकिस्तानी जो काम कर रहे थे, और मेरी आतिफ खान साहब से बात हुई, कुछ और लोगों से बात हुई, तो मैंने ये सारा डाटा इकट्ठा किया है। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो सांस नहीं ले रहे, बड़ी तेजी से पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो, मीडिया के ऊपर कदगने हो, आज़ादी इज़हार राय का मामला हो, रूल ऑफ लॉ का मामला हो, मैंडेट की चोरी का मामला हो, तो इन सारे मामलात को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उठाया हुआ है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, पीटीआई भी 2 काम कर रही है। एक तो मैंने आपको बताया कि वो अपने बंदे कंट्रोल कर रही है, दूसरा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को री एंगेज कर रहे हैं, और री एंगेजमेंट के अंदर कुछ लो दो वाला मामला भी है, और वो आने वाले दिनों में मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या होने जा रहा है, फजलुर रहमान साहब को उसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा उनका ये है कि उनकी पार्टी जो अगला इलेक्शन है जो जल्दी आ जाएगा वो लड़ने के काबिल हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में दोबारा जलसा करने का फैसला किया है, और वो जलसा 5 अक्टूबर को होगा, और 5 अक्टूबर को इसलिए होने जा रहा है कि इमरान खान साहब की सालगिरह भी है उस दिन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बड़े जोशो खरोश के साथ इमरान खान साहब की सालगिरह मनाते हैं। तो अब 5 अक्टूबर को लाहौर में दोबारा जलसा, उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, और उन्होंने कहा जी हम 10 बजे रात को जलसा ख़त्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने जो श्योरिटीज गारंटीज हैं वो भी देना शुरू कर दी हैं। जबकि रावलपिंडी में पहले 28 तारीख को जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लाहौर वाले पहले जलसे पे तो अली अमीन गंडापुर साहब पे दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। वैसे मैं हैरान हूँ कि पंजाब हुकूमत ने तो फस्तायत की तमाम हुदूद ही पार कर दी हैं, यानी इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता जो इन्होंने कर छोड़ा है इस मुल्क के अंदर, और जो इन्होंने सिस्टम बना दिया इस पाकिस्तान में। अगर कभी इनको इन चीज़ों की सामना करना पड़ गया ना तो इनकी चीखें मरीख तक आपको सुनाई देंगी। बहरहाल वो वक्त भी आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।